हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, उसे रिवीजन भी कर रहे होंगे। आज हम लोग अपने टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आप रिवीजन करते रहिएगा। देखिएगा आपका 1 साल के अंदर अंदर आपके 5000-6000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, वो भी एक्सप्लेन के साथ अच्छे से। तो आइए शुरू करते हैं आज फिर नेक्स्ट उसके आगे 26 नंबर क्वेश्चन का, मतलब आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन ही होगा। अमोनिया क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है। यह दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है, यह गलत है। यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार है, यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, और यह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार होता है। ठीक, अमोनिया क्लोराइड, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, आप सभी जान रहे हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसमें क्या होता है, कौन सेल एक होती है और एक होती है रॉड सेल। तो रॉड सेल जो है इससे प्रभावित हो जाती है। रोडोप्सिन पेरेटिना जो होती है वो प्रभावित होती है। इसमें क्या होता है जब रतौंधी हो जाती है, श्वेत और श्यामल मतलब सफ़ेद और जो काले रंग की वस्तुएं हैं वो सही से हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। एनीमिया जो है, हाँ, और विटामिन ए का रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल। और अन्य नाम इसका क्या है, संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से हो जाता है, और ये बेरी विटामिन B1 की कमी से हो जाता है, जिसे थायमिन के नाम से जानते हैं। थायमिन याद रखिएगा। एनीमिया विटामिन 6, विटामिन 9 और विटामिन 12, B9, B6 और B12 की कमी से हो जाता है एनीमिया। एनीमिया में होता क्या है, जो आरबीसी की संख्या है ये घट जाती है। जब आरबीसी की संख्या घट जाएगी तो हीमोग्लोबिन में कमी आ जाएगी, जिससे हम लोग को ऑक्सीजन लेने में भी दिक्कत होगी। और भारत में सबसे ज़्यादा इसे निम्न समुदाय एसटी में लोगों को देखने को मिला है, जिसे सिकल सेल एनीमिया का नाम दिया गया है, और उसे 2047 तक सरकार के द्वारा ख़त्म करने की भी घोषणा की गई है। ठीक है, ये भारत की महिलाओं में अधिकांश एनीमिया की कमी पाई जाती है। ठीक, अब डैश आते हैं, देखिए कि अभ्यास के जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो जैविक प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उल्टा और वास्तविक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक जीप्टो बराबर होता है, तो एक जीप्टो बराबर होता है 10⁻⁻21। इसका नाम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश के संबंध में असत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर ए पर क्या है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा, असत्य कथन पूछा है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है, ये भी सही है, वर्ण विक्षेपण होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। नहीं भैया, इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी पे, सीधी रेखा में इसके गमन के कारण यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाता है, ये भी सही है। अच्छा, तो इसमें क्या पूछा था, असत्य। A B D सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मतलब सी। असत्य पूछा है ना, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। अचानक वृद्धि इंगित करती है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, अत्यंत शुष्क मौसम हो जाएगा। और जब धीरे धीरे बैरोमीटर ऊपर जाएगा तो शुष्क मौसम होगा। अचानक से नीचे आना तो तूफान या चक्रवात आता होता है। धीरे धीरे नीचे आएगा तो बारिश की संभावना होगी। ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर डी हो जाएगा। द्विपादप विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण। द्विपादप भैया राणा ट्रिग्रिना हो जाएगा, ये मेढक है। ठीक है, याद रखिएगा। संक्रमण रोगों का सबसे सामान्य वाहक है। संक्रमण रोगों का मक्खी इधर से उधर संक्रमण रोग फैलाती है अपना पैरों और पंखों में। ठीक, वाहक के रूप में लेके आती है। इसमें जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक, और इबोला हो गया, कोविड-19 भी आता है, तो ये भी याद रखिएगा तीनों। अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को डैश विभाजित किया गया। अच्छा, प्राणियों को स्वपोषी और परपोषी नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायवीय, जलीय और स्थलीय, 3 भागों में किया गया है। ये अरस्तु कौन है भैया, जो सिकंदर हैं, सिकंदर महान के गुरु हैं अरस्तु।
अरस्तु। और अरस्तु का गुरु कौन है? अरस्तु का गुरु है प्लेटो। और प्लेटो का गुरु कौन है भैया? तो इनके गुरु हैं सुकरात। ये याद रखिएगा, सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। जो सुकरात थे, अरस्तु थे, यही जो वर्गीकृत है प्राणियों को 3 भागों में बांटे थे, जैसे वायवीय, जलीय और स्थलीय पे रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की? तो इसकी घोषणा 1 नवंबर 1958 को की गई थी, ऑप्शन नंबर ये। और लॉर्ड मिंटो द्वारा ये पत्र पढ़ा गया था। किसके द्वारा भैया? लॉर्ड मिंटो द्वारा। लॉर्ड मिंटो द्वारा पढ़ा गया था। कहाँ? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। और इसी में क्या हुआ, जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब यहाँ से भारत का वायसराय वो हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे। और यही प्रथम वायसराय भी बन गए, क्योंकि जो भैया लास्ट गवर्नर जनरल होगा, जब चेंज होगा रूल, तो यही तो बन जाएंगे वायसराय। तो ये वायसराय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक भैया इब्न बख्तियार खिलजी था। और अगर पूछे बिहार को दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम किसने मिलाया, तो इसको मिलाया था इल्तुतमिश ने। और पूछा जाए बिहार को मुगल प्रांत में किसने मिला के मुगल प्रांत का दर्जा दिया था, तो अकबर ने। कब दिया था? 1580 में बिहार को मुगल प्रांत का दर्जा मिला था। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किसका नहीं है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना है? छत्तीसगढ़ अलग हुआ है भैया आपका मध्य प्रदेश से। ये कब अलग हुआ था छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक। और उत्तराखंड किसके साथ सीमा बनाता है? तो उत्तराखंड भैया बनाता है नेपाल और चीन के साथ। चीन और नेपाल के साथ। बिहार नेपाल के साथ सीमा बनाता है। बिहार के 7 जिले नेपाल से लगे हुए हैं। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर नहीं स्थित है? तो भारतीय शहर कौन सा शहर है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भोपाल किसी नदी के तट पर नहीं स्थित है। जबकि ये झीलों, यहाँ पर झील बहुत है, इसे झीलों का भी शहर कहते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है, याद रखिएगा। ये आगरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। भागलपुर बिहार का क्षेत्र है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक। झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? झुमरी तलैया मंदार पहाड़ियाँ झारखंड के कोडरमा जिला में स्थित है। झारखंड में कोडरमा जिला पर स्थित है। दामोदर नदी में भयानक बाढ़ आने के कारण तलैया बांध बनाया गया था, जिसके कारण इसका नाम झुमरी तलैया पड़ा। ठीक। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो निकिल और फेरस की प्रचुरता होती है। कहाँ है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है। गरजने वाली चालसा, कुद्धा पचासा, चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो ये याद रखिए, दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। जो 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच चलती हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रस्ता चालसा। और प्रचंड पचासा किसे कहते हैं, या कुद्धा पचासा किसे कहते हैं? जो 50 से 60 डिग्री के बीच में चलती हैं। ठीक है। और चीखता साठा, ये 60 डिग्री में चलने वाली, ये सब पछुआ पवनें हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये है तो पछुआ पवनें, पछुआ पवनें हैं, लेकिन ये चलती कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति संबंधित है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक। और आप हमें ये बताइएगा, जीएसटी जो है, जीएसटी प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है, और ये कब आई भारत में, कब से लागू किया गया इसको भारत में, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक। अब
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दामोदर, कोयला और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो लौह अयस्क खनन इसकी सबसे विशेषता है। ये कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है, झारखंड। ठीक, और झारखंड बिहार से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था भैया? ये हुआ था 15 नवंबर सन 2000 AD। ठीक, इतना याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? तो शनि, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और शनि सूर्य का एक चक्कर 29.5 साल में लगाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा उर्वरक अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक होता है? तो नाइट्रोजन भी, यूरिया भी इसमें क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया अधिक हाइग्रोस्कोपिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों के ह्रास का एक वैध कारण है? तो वनों की कटाई, बिल्कुल सही। शिकार और अवैध शिकार, ये भी सही। तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, तीनों भैया सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान। ये करंट का है, करंट में चलो करा दे रहा हूँ। अच्छा, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है? तो ये झारखंड सरकार द्वारा दिया गया है। इसमें बताया गया है जो हमारे ट्रांसजेंडर हैं झारखंड के, इनके अकाउंट में 1000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। 1000 रुपये प्रति माह। ठीक, फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन बने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टालीना जॉर्जिवा। ऑप्शन नंबर ए। नए संसद भवन में कार्रवाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए संसद भवन में कार्रवाई का पहला दिन कब आयोजित किया गया? नए संसद भवन में कार्रवाई का पहला दिन आयोजित किया गया था भैया 19 सितंबर 2023 को। नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ किया। अब जो लोकसभा है, लोकसभा में सीटों की कितनी व्यवस्था इसमें की गई है? 888। ठीक, और राज्यसभा में भैया 384 सीटें। ठीक, किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किस भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बनी है? तो यह है अमृता शेरगिल की भैया कितने की बिकी है? 61.8 करोड़ रुपए की। देख रहे हैं, ये पेंटिंग है, 61 करोड़ की बिक गई। प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक प्रलय मिसाइल, पहले नाम याद रखिए, नहीं तो नाम भूल जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। प्रलय मिसाइल, यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। बिल्कुल सही। यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। ये भी बिल्कुल सही है। भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी सही है। तो तीनों आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन 2023 में आया था, किसने पेश किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन मेघवाल ने। इसमें क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की बात की गई है। यह ऐतिहासिक समझ लीजिए संशोधन है, नारी शक्ति वंदन योजना। इसमें क्या कहा जाता है? लोकसभा में इसे पेश किया गया था कब? 20 सितंबर 2023 को पेश किया गया था, और ये 21 सितंबर 2023 में पास हो गया। ठीक, 20 सितंबर में लोकसभा द्वारा पास किया गया, 21 सितंबर में राज्यसभा द्वारा पास कर दिया गया। और कोई भी बिल पूरी तरह से कब पास किया माना जाता है? जब लोकसभा में पहले पास किया जाएगा, फिर राज्यसभा में, फिर जब राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर कर देगा, तो फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कर देने के बाद कोई भी चीज़ नियम बन जाती है। ठीक है, नियम बन जाती है जब वो पारित मान लिया जाता है। और राष्ट्रपति चाहे तो इसे रोक भी सकता है, पुनर्विचार के लिए ही भेज सकता है। वीटो पावर किस में दी गई है? राष्ट्रपति की, आर्टिकल 111। ठीक, तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सा सुलेमित है? तो वेस्टर्न लर्न किसकी है? चेतना मारू, बिल्कुल सही।
नोवेल जावा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी। अब ऑप्शन नंबर सी, ये आपको पुस्तक दे रहे हैं, ये आप बताइए ये सही है कि नहीं है, और इसी बहाने आपको याद भी हो जाएगा। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ ये सारे सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग को कैसी लगी वीडियो, और आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। यकीन मानिए अगर दोस्तों आप लोग जीएस कहीं से पढ़िए, ये अगर 25 क्वेश्चन आप डेली रिवीजन करते रहें, बीत जाएगा, मेरी बात मानिए, 1 साल बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और हम लोग से बस यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। हम लोग को लगता है अरे हम यहाँ से पढ़ के क्या कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं से कोई भी जीएस का सिलेबस पढ़ रहे हो, मेरा यकीन मानिए ये 25 क्वेश्चन आप एक बार सोते समय और सो के उठिए बस रट लीजिए। आप यकीन मानिए मैं फिर से यहीं लिख के जा रहा हूँ। फिर आ जाएगी जनवरी, आप देखेंगे अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो ऐसे ही रह जाएंगे, अगर रिवीजन कर रहे हैं देखेंगे 4 से 5,000 क्वेश्चन आपके जीएस के ऐसे यूँ याद हो जाएंगे। और परीक्षा में यही, आप कोई भी परीक्षा तैयार करके जाइए, सोचिए अगर उसमें आपके 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल गए पढ़े हुए अलग से, सोचिए सिलेक्शन में हैं आप। तो धन्यवाद, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा।